यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ज्ञान बिंदु का बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये फुल लेंथ यहाँ पर पेपर हम लोग दूसरा देख रहे हैं। इसका दूसरे का पार्ट 1 हम लोग कर लिए थे 75 क्वेश्चन। इसका पार्ट 2 करेंगे 76 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। और यहाँ से दूसरा पेपर ज्ञान बिंदु का भी फुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर हम लोग कर चुके हैं, दूसरा भी पार्ट 1 कर चुके हैं। और सुबह हम लोग ने यहाँ पर किया है आज जो केजीएस का पेपर है वो भी किया, और साथ में एक पेपर और था वो भी डिस्कस किया मैंने, ठीक है। तो वो सब देख सकते हो आप। आते क्वेश्चन नंबर 76 नंबर से देखते हैं। 76 क्वेश्चन है, नीचे देखिए यहाँ पर कथन है और यहाँ पर कारण है। देखते हैं इसमें। भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन दिसंबर 1949 में किया गया था। पहला 76 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड यहाँ से उस समय देश का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट काफ़ी बढ़ा हुआ था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से एक और तो दोनों करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट होगा। जो फिस्कल जो है डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया था, तो यहाँ से जो स्टेटमेंट होगा इसका सेकंड वाला डाउट लग रहा है इसमें। फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर राजकोषीय घाटा काफ़ी बढ़ गया था और राजस्व आय का हिस्सा भी ब्याज की अदायगी में काफ़ी ज़्यादा था और मुद्रास्फीति में भी दोहरे अंकों में वृद्धि जारी थी। तो दोनों बातें करेक्ट होगा, है ना। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से जाएगा सही और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित संस्थान और इसके सदस्य की संख्या के साथ विचार करना है। संस्थान और इसके सदस्य संख्या। वित्त आयोग, वित्त आयोग होगा, क्या होगा इसमें 77 में पहला ये हो जाएगा आपका 5 सदस्य, ठीक है। कितने, 5। मौद्रिक नीति समिति में आपके हो जाएंगे मॉनेटरी जो कमेटी पॉलिसी होती है इसमें 6 सदस्य। नीति आयोग में आपके हो जाएंगे सी का 2 11 और जीएसटी परिषद में आपके हो जाएंगे 33 सदस्य। 77 का बी करेक्ट है। 78 नंबर है। निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष के आधार पर सही सम्मिलित कर रहे हैं। करेक्ट आंसर 78 का हो जाएगा, सही सम्मिलित हो रहे हैं जो, ये आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। दूसरा वित्त आयोग के संस्थानम इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरे वित्त आयोग का क्या बोला है, वाईबी चौहान, बल्कि गलत होगा क्योंकि तीसरे के थे ए.के. चंद्रा, है ना। 15 वित्त आयोग के कौन है, 15 वित्त आयोग के आप हो जाएंगे वाईवी रेड्डी, यहाँ पर हमने पंगड़िया बोला है। और 16 वित्त आयोग के कौन है, ये एन.के. सिंह, ये एन.के. सिंह करेक्ट है ना। 16 वित्त आयोग का एन.के. सिंह ना, अच्छा 16वें के यहाँ पर होगा अरविंद पंगड़िया होंगे, 15वें के एन.के. सिंह थे, राइट। तो ये बात गलत है भी। सिर्फ कौन सा करेक्ट है, 78 का आपका दूसरा वित्त आयोग का करेक्ट है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे। 79 नंबर, कथन ए और कथन दो, कथन एक कथन दो। पहला बोला है प्रथम अग्रिम अनुमान जो अनुसार वित्त आयोग या वित्त वर्ष 2025 के 26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% और जीवीए 7.3% रहने का अनुमान है। पहला क्या होगा, 79 का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकेंड बात है सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि दर के साथ उसके कारण निवेश में मजबूती आई है, जिससे क्या जीडीपी में हिस्सेदारी इसकी 30% स्तर पर बनी हुई है। सेकेंड बात भी सही होगा। तीसरा बोला है आपूर्ति पक्ष पर सेवा क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से इसका चालक रहा है, जिसके जीवीए पर पूरे वर्ष में 8.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तीसरी बात क्या होगी, गलत है ना। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि सेवा में सकल मूल्यवर्धन जीवीए 9.1% का वृद्धि का अनुमान है, ना कि 8.1 का। 1-2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80, केंद्रीय बजट 26-27 के संबंध में विचार करना है। कथन 1, ये भारत का पहला बजट है जिसे नवनिर्मित कर्तव्य भवन में पेश किया गया था। 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि ये कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला ऐतिहासिक रूप से पहला बजट होगा, ये बात गलत होगी, ना कि वहाँ पर पेश किया गया था। सेकेंड बात है बजट के 3 प्रमुख कर्तव्य आर्थिक विकास की गति, नागरिकों की आकांक्षा की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास शामिल होगा। सेकेंड बात क्या होगी, करेक्ट है। तीसरा, इस बजट में मार्गदर्शक सिद्धांतों में लुभावनवाद के बजाय सुधार और नारेबाजी के बजाय जन कल्याण के मंत्र को अपनाया गया है। तीसरी बात गलत है क्योंकि नारेबाजी के बजाय सुधार और लोक का लुभावन के बजाय जन कल्याण होगा। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले में मंत्री ने संसद में
केंद्रीय बजट 26-27 में किया था, जो नवनिर्मित कर्तव्य भवन में पेश किया गया पहला बजट था और युवा शक्ति का केंद्र में रखकर प्रस्तुत यह बजट विकसित भारत के दृष्टिकोण से आधारित था। आंसर क्या होगा? 80 का आंसर हो जाएगा केवल 2 बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 इसमें बोला है भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में विचार करना। इसके तहत देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। पहली बात 81 का क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है इसने 11 राज्यों में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। तीसरी बात है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों को बजट से अलग कर दिया था। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 इसका सही होगा। आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। इसने बोला 11 में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था में प्रारंभ की थी, तो ये बात इसकी गलत है यहाँ से, ठीक है। ये बात इसकी सही नहीं होगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से किसने कितनी यहाँ पर इसमें सही सम्मिलित हैं भारतीय संविधान सभा में संबंधित समितियां और इसके अध्यक्ष के हिसाब से? पहली बात, पहला यहाँ पर भाषाई प्रांतीय आयोग। भाषाई प्रांतीय आयोग जो होगा ये यहाँ पर क्या होगा? भाषाई जो प्रांतीय आयोग है इसके हिसाब से आपका आएगा, चलो देख लेते हैं इसका। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति, इसमें कौन होगा? इसमें बी आर अम्बेडकर है ना, तो ये तो गलत है, जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति क्या हो जाएगा? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी ये कौन थी? मौलिक अधिकार उप समिति भी कृपलानी थे ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे इसमें। एक भाषाई प्रांतीय जो आयोग थे इसमें आपको हो जाएगा एक इधर। 1 और 3 करेक्ट है, 2 बातें इसकी सही हैं बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है? 11वीं सूची का विषय में से कौन सा नहीं है? 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण इसका विषय नहीं होगा। 83 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। 11वीं सूची में संबंधित विषय होते हैं, एक तो कृषि सुधार, कृषि विस्तार, कृषि विकास है ना, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वन जीवन, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, ये सब शामिल होते हैं। 84 आते हैं निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 साल हो सकती है। सेकंड बात यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी? गलत होगी। सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने आर्टिकल 352 के तहत करता है और राष्ट्रपति जो होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध के बागमण और सशक्त विद्रोह के आधार पर करता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका सिर्फ पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है? आंसर 85 का क्या हो जाएगा? 85 का अनुच्छेद 176 यहाँ से सही आंसर है। आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन की विशेष रूप में संबोधित करता है और राज्यपाल का विशेष संबोधन होता है कि विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहले सत्र की शुरुआत करना और इसमें प्रत्येक वर्ष में पहले सत्र आमतौर पर बजट को सत्र की शुरुआत करना और राज्यपाल अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों के लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है, ठीक है। और राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 85 का सी। 86 नंबर भी कथन है कारणार, देखते हैं इसमें। धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। 86 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात, यदि विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा के विधेयक न लौटाए तो इसे दोनों सदनों में पारित मान लिया जाता है। यह बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करा क्योंकि यहाँ पर धन विधेयक विधान परिषद में पेश करने की बात की जा रही थी और यहाँ पर विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधानसभा में लौटाने की बात की जा रही थी। दोनों में डिफरेंस है, बातें दोनों करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 86 का भी करेक्ट है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 87 नंबर।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के किन जो देशों के धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए प्रवासियों की नागरिकता को प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा 87 का सही आंसर यहाँ से पता होगा सबको। यहाँ से डी आंसर होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। ये उन व्यक्तियों के लिए जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे और भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक के नागरिकता संबंधित प्रावधान को उल्लेख करता है। भारतीय संविधान के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तों को बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण हो गया, ठीक है, और प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। आगे आते क्वेश्चन नंबर 87 हो गया 88। नीचे दिए गए पर विकथन और कारणों को विचार करना है। देखते हैं 88 नंबर। पहला, इसमें बोले अभिकथन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पहली बात, 88 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? गलत है, ठीक है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल परामर्श के बाद की जाती है और ये राज्य के न्यायिक प्रशासन उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। वर्तमान में देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। पहली बात गलत है। सेकेंड बात है, संसद एक उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। क्या होगा? सेकेंड यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, मतलब ओनली आर वाला करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 88 का डी करेक्ट है। 89 89 नंबर है, दल बदल के कानून के आधार पर कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? देखो दल बदल के आधार पर कौन सा सही नहीं है, 4 स्टेटमेंट में, उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 89 का। यहाँ से ये राष्ट्रपति को तस्वीर सूची के बंद के प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त होती है, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी सदन के अध्यक्ष को तस्वीर सूची को बंदों को प्रभावी बनाने के नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, ना कि राष्ट्रपति को, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों को द्वारा एक राजनीतिक दल दूसरे दल के रूप में आधार पर निर्भरता का प्रावधान कर सकता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों और नीति निषेध तत्व के बीच यहाँ पर संतुलन के रूप में यह कथन उच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा था? बताना है आपको। आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर। सोचो क्या होगा? ये मिनर्वा मिल्स मामला इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान के मूल अधिकारों और नीति निषेध के बीच जो संतुलन था उसके रूप में यह कथन उच्चतम न्यायालय में मिनर्वा मिल्स मामले में कहा गया था और मूल अधिकार एवं नीति निषेध तत्व संबंधित मामले में चमकंद मामला था उसमें बताया गया था। आंसर क्या होगा? 90 का ए करेक्ट है। 91 नंबर है, सूची को सूची दो, अनुच्छेद यहाँ पर इसके प्रावधान। पहला आर्टिकल 131 91, आर्टिकल 131 है, ये हो जाएगा क्या? ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। 132 आपको हो जाएगा संवैधानिक मामलों का सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार। और अगला आर्टिकल 133 133, ये हो जाएगा आपका सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार। और अनुच्छेद 134 डी, ये आपको आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार। आंसर क्या होगा? 91 का सी करेक्ट है। 92 नंबर है 92, निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग केंद्र राज्य संबंध में सुधार से संबंधित होगा? 92 का आंसर क्या होगा? 92 का आंसर हो जाएगा एक तो प्रथम प्रशासनिक आयोग, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा प्रथम प्रशासनिक आयोग इसका गठन 1966 में, और दूसरा राजमनार समिति, ये भी करेक्ट है। तीसरा नंबर गठन 1969 में। सरकारी आयोग, ये भी करेक्ट है, गठन 1983 में। और पुंछी आयोग गठन 2007 में। और कोठारी आयोग, ये भी करेक्ट होगा, ठीक है, सभी करेक्ट है। आंसर 1 2 3। अच्छा, कोठारी आयोग इसमें शायद नहीं होगा, 1 2 3 4 ही होंगे इसमें। हाँ, कोठारी आयोग इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो कोठारी आयोग है ये संबंध शिक्षा प्रणाली सुधार से, ना कि केंद्र राज्य संबंध से, ये बात गलत होगी। 1 2 3 4 इसका करेक्ट है सब, ठीक है। आंसर क्या होगा? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 93, राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% तक सीमित किया गया। यह प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर। ये किया गया अनुच्छेद 164(1) ए के तहत, ठीक है। आंसर क्या होगा? 93 का बी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 94,
निम्नलिखित में से कितने संयुग में आपको सम्मिलित बताना है संविधान की विशेषता और इसके स्रोत के हिसाब से। 94 में पहला है उच्चतम न्यायालय का परामर्श, संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्णय, है ना। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो होगा ये पहली बात क्या हो जाएगी यहाँ से 94 की जो स्रोत हैं इसके, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, तो आपका हो जाएगा मूल अधिकार हो गया, न्यायपालिका हो गई और उच्चतम न्यायालय का परामर्श। उच्चतम न्यायालय का परामर्श इसमें नहीं होना चाहिए शायद से, उच्चतम न्यायालय का परामर्श आगे देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। सेकेंड, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये बोल रहा है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका यहाँ से क्या होगा, सही होगा। ये स्टेटमेंट यहाँ से आपका बोला है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन गलत है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों, हाँ ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये बात करेक्ट है दक्षिण अफ्रीका से। तीसरी बात है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ब्रिटेन, ये बात गलत है ना, ब्रिटेन से नहीं होगा क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल न्यायिकता यहाँ पर है, ठीक है, तो गलत है। आगे, राज्यसभा के लिए सदस्यों का सोवियत संघ का नामांकन, ये भी बात गलत है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी बात गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या क्या होगा, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पदावलोकन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद का और महाभियोग, ठीक है, तो ये बात गलत होगी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है 94 का, वो भी सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 95 शांतिपूर्वक और बिना हथियारों को एकत्र होने का अधिकार प्रतिबंध जो होता है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर आर्टिकल 19(3) के तहत। आर्टिकल 19(3) के तहत शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार के वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है और अनुच्छेद 19 के तहत यहाँ पर सभी नागरिकों के 6 अधिकारों के अधिकार की गारंटी देता है, बी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 96 निम्नलिखित में से किसका मात्रक तथा विमित सूत्र समान नहीं है, समान नहीं पूछा है ना, तो किसका समान नहीं होगा, एक समान। करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा ये, एक तो चालकता प्रतिरोधकता का और दूसरा आपका हो जाएगा गुरुत्वीय विभव का, इन दोनों के यहाँ पर विमित सूत्र समान नहीं होते हैं। 3 और 5 क्या होगा, 96 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित पर विचार करना है, विषुवत रेखा ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता जाता है। 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है, ध्रुव पर विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, सही है। तीसरी बात है ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में कम होता है। चौथा, पृथ्वी पर केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 नहीं होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा 1 2 3 करेक्ट है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही प्रदर्शित नहीं कर रहा या कौन सा सम्मिलित यहाँ पर सही नहीं है। आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर, वे बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है वो आलम्बी बिंदु होता है, ये बात क्या होगी, सही प्रदर्शित नहीं कर रहा है क्योंकि वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है वो आलम्ब बिंदु गलत होगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रयास या आयास बिंदु या इफर्ट पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना, कि यहाँ पर आलम्ब बिंदु कहलाता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, विशिष्टता और कण, सुंदरमन, आंशिक आवेश, आंशिक प्रचक्रण, पूर्णांक प्रचक्रण, ठीक है, 4 बातें। इन्हें से बोला है कि कौन सा यहाँ पर इसमें सुमेलित कर रहा है, देखते हैं 99 में। पहली बात यहाँ से पहली बात है शून्य द्रव्यमान हो जाएगा न्यूट्रिनो, ठीक है। उसके बाद आंशिक आवेश आपका हो जाएगा क्या, आंशिक आवेश आपका हो जाएगा क्वार्क। आंशिक प्रचक्रण क्या होगा, आंशिक प्रचक्रण जो हो जाएगा पॉजिट्रॉन 1 नंबर में, और उसके बाद पूर्णांक प्रचक्रण क्या होगा, ये हो जाएगा फोटोन। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा 99 का सी करेक्ट है। 100 नंबर क्वेश्चन है 100 निम्नलिखित पर विचार करना है, यदि कोई सदिश दो सदिश यहाँ पर ए और बी दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल ए बी साइन थीटा एन होता। पहली बात क्या होगी, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर दो सदिशों का अदिश का गुणनफल जो होता है ये ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी साइन थीटा नहीं होता है। सेकेंड बात है
यदि कोई सदिश ए बी से दूसरे थीटा पर कोण पर हो तो सदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा होगा। ये बात क्या होगी, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये होगा ए बी साइन थीटा होगा। इसका यहाँ पे हो गया, इसका यहाँ पे हो गया आंसर, इस वजह से गलत है। दोनों बातें गलत है, आंसर सही पूछा तो कुट्टी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, 101 नंबर है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को संबंध में विचार करना है। व्यक्ति के दूर के पिंडों को स्पष्ट नहीं दे सकता है ना, दूरदृष्टि दोष में पहला क्या होगा, 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है। दूर को आपस पर देख सकता है, जो सा दोस्त होगा उसको देख सकेगा। दूरदृष्टि वाले दो व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं, पास की नहीं दिखती हैं, ये गलत हो गया। सेकेंड है, लेंस का नभ्यकर अधिक होता है, नभ्यंतर अधिक होता है, करेक्ट है। निकट पिंडों के प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर होता है, तीसरा भी करेक्ट है। चौथा, इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, चौथी बात गलत है, क्योंकि निकट दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, तो इसे ठीक करने के लिए यहाँ पर बल्कि दूर दृष्टि दोष की बात कर रहा है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस करेंगे, है ना, इस वजह से गलत हो जाएगा। 2-3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए नंबर से हो जाएगा 101 का। 102 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है वर्क या कार्य उसके लिए संबंध विचार करने, कार्य के लिए बल की आवश्यकता होती है परंतु विस्थापन की नहीं होती है। पहला स्टेटमेंट 102 का यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है इसका, है ना, क्योंकि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं, पहला गलत है। सेकंड, कार्य सदिश राशि नहीं है, ये बात करेक्ट है, कार्य सदिश राशि नहीं होगी। ठीक है, कार्य एक सदिश राशि नहीं अर्थात एक अदिश राशि होगी। कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल विस्थापन के बीच कोण 0 डिग्री होगा, गलत है, 0 डिग्री नहीं होगा, ना कि 90 डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एक ही आरजी बराबर 10⁻7 जी के बराबर होता है, बल्कि गलत है, एक आर्क बराबर होता है 10⁻7 जी। सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पूछे कितने सही तो केवल एक सही है। क्वेश्चन 103, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के लिए इसमें गिरने के पश्चात इसमें होगी क्या, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा या आधी। देखो 103 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा सी करेक्ट है, आधी स्थितिज ऊर्जा आधी गतिज ऊर्जा, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक पिंड है जो ऊंचाई से गिरता है, h/2 गिरने से पश्चात इसमें आधी स्थितिज ऊर्जा आधी गतिज ऊर्जा ही होगी। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 104। 104 बोला निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, दो सतहों के अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। 104 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, स्थैतिक घर्षण लोटानिक घर्षण से कम होती है, पहले सेकंड बात कर रहा था, क्योंकि इससे अधिक होगी, कम नहीं होगी। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों में पुर्जे टूट जाते हैं, करेक्ट है। चौथा, घर्षण गुणांक का मान अनंत होता है, एकदम गलत है, घर्षण गुणांक का मान अनंत नहीं होगा। ठीक है, घर्षण गुणांक का मान आमतौर पर 0 से 1 के बीच होता है, हालांकि ये 1 से अधिक भी हो सकता है, अनंत नहीं होता है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर यहां से क्या होगा, बी, हाँ बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित पर विचार करने, मिश्र धातुओं के विषमांगी मिश्रण होते हैं तथा इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक किया जा सकता है। 105 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। अच्छा, पहला क्या पूछा इसमें, मिश्र धातुओं के विषमांगी मिश्रण से इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों को पृथक किया सकता है ना, तो पहला यहाँ से गलत होगा, है ना, पहली बात गलत हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि मिश्र धातुएं दो से अधिक वस्तुओं या धातुओं की समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इनका संगठन समान होता है और इनमें किसी भौतिक क्रिया द्वारा इनके अवयवों को अलग किया नहीं जा सकता है, गलत है। सेकेंड बात है, निलंबर के कण को आंखों से देखा जा सकता है, एकदम करेक्ट है। कोलाइड के कण बड़े होते हैं और साथ ही ये प्रकाश की किरण से फैलाते हैं और उसके मार्ग को दर्श बनाते हैं, सही बात है। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर यहां से क्या होगा, गलत पूछा है तो केवल एक। 106 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, एक तत्व के समस्थानिक न्यूट्रॉनों को अलग संख्या होती है, एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। 106 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, Cl आयन में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होगी, सेकेंड बात गलत है। ठीक है, सेकेंड गलत है, क्योंकि संयुक्त इलेक्ट्रॉनों के बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें Cl- की संख्या 7 होती है, ना कि 17। क्लोरीन 7 में परमाणु संख्या होगी, तो यहाँ पे सेकंड बात गलत हो जाएगा। तीसरा, सोडियम Na का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 218 होगा, ये बात भी गलत है। ठीक है, 288 होगा, हाँ आंसर क्या होगा,
अच्छा, सोडियम Na का बोल रहा है सही, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो तीसरा स्टेटमेंट जो होगा आपका यहाँ से ये हो जाएगा 281, तो 218 दिया, 1281 जबकि इनमें 1 218 होगा ना, गलत होगी ये बात भी, सिर्फ यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, 2-3 गलत हैं, गलत पूछा है अभी। आगे आते क्वेश्चन 107 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। 107 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर परासरण में विलायक के अणु तनु घोल से सांद्र घोल की ओर आर्ध परागम झिल्ली के माध्यम से गति करता है, पहला गलत है। सेकेंड, प्रतिलोम परासरण में तनु घोल बाह्य दाब लगाया जाता है, सेकेंड बात भी गलत है, दोनों गलत है। आंसर क्या होगा, सही पूछा तो कोई नहीं, सही डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है क्या, किसका। करेक्ट आंसर 108 का हो जाएगा, ये है पैराफिन मोम और स्टेरिक एसिड का। आंसर यहाँ से डी करेक्ट है 108 का। 109 नंबर है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में विचार करना है। सभी द्रव परमाणु उसके निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, दिए गए तत्व में सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म असमान होता है, असमान नहीं होगा, क्योंकि डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व में सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं, ना कि असमान होंगे। तीसरी बात है, भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, एकदम सही है। और किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार अनिश्चित होते हैं, ये बात गलत होती है ना, क्योंकि डाल्टन के अनुसार किसी निश्चित यौगिकों में परमाणु के सापेक्ष संख्या और प्रकार हमेशा निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, अनिश्चित नहीं होते हैं। 1 और 3 करेक्ट है आंसर, दो बातें सही है इसकी। केवल 2 का मतलब क्या हुआ, केवल 2 का मतलब वो 2 स्टेटमेंट सही हुआ, 1 और 3 है ना। 110 नंबर है, सही जोड़ा बताना है कौन सा होगा, देखते हैं। 110 में पहली बात जियोलाइट हो जाएगा आपका पानी का मृदुकण, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस ढलाई कार्य को लेकर के, अल्ट्रा मशीन्स का उपयोग जो होता है ये हो जाएगा सिका 2 धुलाई काम को लेकर के, और कार्बोंडम जो हो जाएगा ये कांच का काटना। करेक्ट आंसर बी यहाँ से 110 का सही आंसर है। 111 CaOS H2OL चेंज करेगा CaOH का होल ट्वाइस एक्वा, ठीक है। तो इसमें से किसका उदाहरण है ये, आंसर हो जाएगा 111 का करेक्ट आंसर। ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बताता है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्टर्स रिएक्शंस होती हैं, मिलकर एक एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ऊपर ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन याद कर लो। सेकंड है अगला 112, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है, गैसोहॉल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण होता है। 112 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। 111 का पहला स्टेटमेंट गलत होगा, पहला करेक्ट नहीं, पहली बात गलत है यहाँ से, क्योंकि गैसोहॉल जो होता है इसका मुख्य रूप से पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण होता है, ठीक है, गलत हो गया। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, सही बात है। नाइट्रिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। कौन सा, तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, ना कि नाइट्रिक अम्ल को। चौथी बात है, गोबर गैस मुख्य रूप से एथेन होता है, गलत है, क्योंकि गोबर से मुख्य रूप से एथेन नहीं होता है, क्या होगा, मिथेन होगा, ठीक है। आंसर केवल 2 करेक्ट है, कितने गलत हैं, 3 स्टेटमेंट गलत हैं इसके। आगे आते क्वेश्चन नंबर 113। 113 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, सोडा और यहाँ पर रासायनिक इसके सूत्र कौन सा होगा। 113 में पहली बात है कास्टिक सोडा NaOH, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 ना कि Na2CO3, गलत है। धावन सोडा NaHCO3, गलत है। धावन सोडा का होता है Na2CO3, ये धावन सोडा का हो गया, ऐसे कर देता हूँ मैं, ये हो गया बेकिंग सोडा का, और दोनों गलत हैं, ये पहला सही है, ठीक है, एक बात सब करेक्ट है। 114 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पित्तरस अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। 114 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 114 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, गलत है, क्योंकि अग्नाशय द्वारा अग्नाशी रसों का स्राव करता है, और पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा किया जाता है, ना कि अग्नाशय द्वारा। जठर रस का स्राव
यकृत के भीतरी दीवार पर अनुपस्थित जठर ग्रंथियों से होता है। सेकेंड बात क्या है, गलत है बी, है ना, क्यों? क्योंकि अमाशय जठर रस छोड़ती है जिसमें HCl और एंजाइम होते हैं। जठर रस का स्राव अमाशय की भीतरी दीवार उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा होता है, ना कि यकृत के द्वारा। तीसरा, मल्टेज तथा सुक्रोज नामक एंजाइम आंत रस में उपस्थित होते हैं। करेक्ट है। यकृत विटामिन डी का संश्लेषण करता है। गलत हो जाएगा, क्योंकि यकृत जो होता है ये मुख्य रूप से विटामिन ई का संचय करता है। आंसर क्या होगा? केवल 3 करेक्ट है, बी आंसर होगा। 115 निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह से संबंधित यहाँ पर है जो प्रवणों का एक समान रोग होगा? आंसर हो जाएगा 115 का करेक्ट आंसर। एक तो रक्त में शर्करा का उच्च भार या उच्च स्तर देखा जाना, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा यहाँ से आपका रक्त में इंसुलिन की मात्रा निम्न होना। ये दोनों क्या होंगे? मधुमेह संबंधित प्रवणों के एक समान रोग को बताते हैं। 1 और 3 आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में विचार करें। कथन है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राणघाती गैस होती है। 116 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, ये गैस जैविक ईंधन, अपूर्ण दहन, सिगरेट के एवं धुएं एल्युमिनियम संयंत्र से यहाँ पर क्या होता है? वायुमंडल में आता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। लेकिन देखो यहाँ पर ये प्राणघाती गैस की बात कर रहा है और यहाँ पर बोला है जैविक ईंधन के बारे में, है ना। तो दोनों डिफरेंस है, दोनों स्टेटमेंट में अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन बातें दोनों सही बता रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर 116 का। 117 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करें। CRISPR-Cas9 एक जीनोम एडिटिंग उपकरण है, ठीक है। पहला 117 का पहला स्टेटमेंट सबको पता होगा, करेक्ट है। CRISPR तकनीकी के तहत वैज्ञानिकों ने खराब जीन को DNA में डिलीट कर देते हैं, और परंतु DNA में बेहतर गुणवत्ता जीन जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? है ना, गलत हो जाएगी, जोड़ सकते हैं। Cas9 एक एंजाइम है जो एक जीनोम से DNA के स्ट्रैंड को विशिष्ट स्थान पर काट सकता है ताकि DNA टुकड़ों को जोड़ा हटा जा सके। एकदम सही बात है, 1 और 3 सही है। आंसर 117 का ए। 118 निम्नलिखित पर विचार करना है। पौधे अपना आवश्यक पोषक तत्व केवल मृदा से प्राप्त करते हैं। 118 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? गलत है, ठीक है, क्योंकि पौधे अपना आवश्यक पोषक तत्व केवल मृदा से नहीं बल्कि हवा, पानी, मृदा से प्राप्त करेंगे। पौधे के लिए 18 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि पौधों के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, ना कि 18। तीसरा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम आदि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम आदि वृहद पोषक तत्व होते हैं, जबकि बोरान, जिंक, आयरन आदि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। बात सूक्ष्म पोषक तत्व की हो रही थी, तो ये बात गलत हो जाएगी। चौथा, बोरान, जिंक, आयरन वृहद पोषक तत्व गलत है, क्योंकि अपोजिट बता रहे हैं, है ना। 118 का सभी गलत है, डी। 119 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रोटीन होता है। 119 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है, ना कि एक प्रोटीन है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। गलत है। सेकेंड, इंसुलिन एक प्रकार का विटामिन होता है। गलत है, क्योंकि ये विटामिन एक तरह का नहीं होता है ना, ये भी गलत हुआ। तीसरा, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। सेकंड इसलिए गलत था, बताया मैंने आपको, क्योंकि इंसुलिन एक प्रकार का विटामिन बता रहा था ये, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है, ना कि विटामिन, ठीक है। और तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि विटामिन आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व और कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। केवल 3 करेक्ट है, मतलब केवल 3 का मतलब एक बात करेक्ट है। केवल 3 मत मार देना, केवल 3 मतलब एक करेक्ट है पूरे में से 3 नंबर का। आगे आते क्वेश्चन नंबर 120। सूची को सूची दो और अनुवंशिक विकार और प्रभाव लक्षण कौन से हैं इसके 120 में। पहला, हीमोफीलिया, रुधिर जमने से जो क्षमता है न्यून कर देना। अगला, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपको हो जाएगा क्रोमोसोम की संख्या 47। आगे हो जाएगा थैलेसीमिया, आरबीसी के उत्पादन में कमी, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोम की संख्या 45। करेक्ट आंसर 120 का सी। 121 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। लहसुन, प्याज म्यूजेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। 121 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 121 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से ये गलत है, क्योंकि म्यूजेसी कुल के अंतर्गत मुख्य रूप से केले के पौधे आते हैं। सेकेंड बात है, टेनिन चमड़ा बनाने वाली स्याही के काम में आता है। करेक्ट है। तीसरा, टेरिडोफाइट एक संवहनी अपुष्पोभिद कहा जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स एक संवहनी अपुष्पोभिद कहा जाता है, क्योंकि इसमें संवहन ऊतक
होते हैं, लेकिन ये फूल और बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, 2 और 3 इसका करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन 122, एम नियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है क्या? ये बताता है, क्या बताता है कि भ्रूण क्या जो लिंग है उनको यहाँ पर बताएगा। ठीक है, ये एक प्रसवपूर्ण परीक्षण जिसमें यहाँ पर गर्भ शिशु के चारों ओर मौजूद एमनियोटिक द्रव का नमूना लिया जाता है। इस तकनीक का मुख्य रूप से गर्भ में पल रहे बच्चे की अनुवांशिक असमानताओं जैसे कि डाउन सिंड्रोम और अपच विकार उसकी जांच के लिए करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं 123, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? 123 का आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड प्रोटीन की। आंसर सी 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसे सम्मिलित रूप से फास्फोलिपो प्रोटीन कहा जाता है। इसमें लिपिड की एक दोहरी परत होती है जिसमें प्रोटीन के अणु धंसे होते हैं। इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। 124, 124, 123 से क्या हो गया? सी करेक्ट है। ठीक है, 124 नंबर है, पान की लता बनने वाली जड़ को कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर आरोही जड़ होती है, इसको बोलते हैं आरोही जड़ बोलते हैं। ठीक है, ये जड़ें तने की गांठों से निकलती हैं और गांठें जो होती हैं इसमें पौधे की किसी आधार पर पेड़ की दीवार पर या तने में चढ़ने में सहायता करता है इसको। 125, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड इनमें से फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में निर्मुक्त होते हैं कौन से? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 125 का करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 सभी क्या होंगे? ये अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में निर्मुक्त होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। 125 का सही आंसर डी। 126 नंबर है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के डेल्टाओं के मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा 126 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये कृष्णा और गोदावरी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये झील इन दोनों नदियों के लिए एक प्राकृतिक बाढ़ संतुलन जलाशय का काम करती है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये भारत में मीठे पानी की अम्लीय सबसे बड़ी झीलों में से एक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 127, सूची दो को मैच करते हैं जनजाति और क्षेत्र। इसका पहला बोला है सीमांग आपका हो जाएगा कहाँ? मलेशिया। आगे माओरी आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। वेदा आपका हो जाएगा सिंगापुर, श्रीलंका, जावा आपका दक्षिण अंडमान। करेक्ट आंसर है 128। इनमें से कौन से यहाँ पर सही है सुमिल बताना है बंदरगाह और राज्य के हिसाब से। देखते हैं इसको। क्या होगा इसमें देखते हैं। देखो इसमें यहाँ पर हो जाएगा तूतीकोरिन 128 जो है, तूतीकोरिन जो है ये आपका क्या होगा? ओडिशा नहीं होगा तूतीकोरिन का। तूतीकोरिन ये आपका तमिलनाडु होगा ना? गलत है, चेन्नई तमिलनाडु ये करेक्ट हो जाएगा शायद, है ना? शायद क्या सही भी है। आगे एलेप्पी आंध्र प्रदेश, एलेप्पी नहीं होगा ये, है ना? क्या होगा? केरल। पीपापाव कर्नाटक ये भी नहीं होगा। पीपापाव यहाँ पर क्या होगा? गुजरात के तटीय क्षेत्र है। सिर्फ दूसरा करेक्ट है, गलत पूछा है तो 1 3 4 सी। 129 निम्नलिखित पर विचार करना है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप के 4 देश आते हैं। पहला क्या होगा? 129 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है, ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि एटलस पर्वत अफ्रीका के महाद्वीप का एकमात्र मोड़दार पर्वत है जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस पर्वत का विस्तार यूरोप तक होगा। अफ्रीका महाद्वीप की पूर्व उच्च भूमि का उत्तरी भाग इथियोपिया और दक्षिण ड्रैगन्स पर पर्वत होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? गलत पूछा तो केवल 2। 130 नंबर है, सूची 2 को मैच करना है। नदी और उद्गम स्थल कौन से हैं? देखते हैं। 130 पहला पेनार नदी, नंदीदुर्ग पहाड़ी। ठीक है, महानदी विंध्याचल पर्वत, बराक नदी माउंट जपवो, है ना? जपवो, और स्वर्ण रेखा नदी रांची का पठार। करेक्ट आंसर हो जाएगा A2 B1 C3 D4 डी। यहाँ से 130 का करेक्ट आंसर है। 131 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत के लगभग 10.7% क्षेत्र पर पर्वत व 18.6% क्षेत्र पर पहाड़ी का विस्तार है। पहली बात क्या होगी?
131 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, ये करेक्ट है। हिमालय भारत के 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत होगा। सेकेंड बात यहां से इसकी गलत है, ठीक है, सेकेंड बात यहां से गलत हो जाएगी। 11 राज्य होंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तीसरा है हिमालय पर्वत की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की अपेक्षा अधिक है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक है, करेक्ट है। 1 और 3 सही होगा, आंसर सी। गलत पूछा तो 2। 132 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई पहाड़ या मैदान से जोड़ता है। 132 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये जोड़ता है बुर्जिल दर्रा, इसका सही आंसर होगा। इस दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5000 मीटर से अधिक है और ये शीत ऋतु के दौरान भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से गैसों को किसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP जो है काफ़ी ज़्यादा है या उच्चतम है। 133 का आंसर क्या हो जाएगा, 133 का आंसर हो जाएगा इससे नाइट्रस ऑक्साइड करेक्ट आंसर है। नाइट्रस ऑक्साइड वो कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उच्चतम होती है और ये 100 साल के समय पैमाने पर इसका कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 265 गुना अधिक है। 134 नंबर है, दंडकारण्य पठार का उदाहरण कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का, से ये हो जाएगा तरंगित पठार का, ठीक है। इस पठार का विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक है। यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र भारत में टिन धातु के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में स्थित बेलाडीला और आझूमजार भारत के सबसे धनी लौह अयस्क भंडार होंगे, ये करेक्ट है। 35, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के संबंध में विचार करना है। कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, इनमें से कितने तटीय मैदानों में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम होंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर होंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ से एक तो काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। 4312 135 का डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 136, महासागरीय तरंगों के बारे में विचार करना है। इसकी उत्पत्ति समानता महासागर के जलीय धरातल पर पवनों के घर्षण के कारण होती है। 136 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सागरीय जल की गहराई कम होने पर उच्च तरंग तथा गहराई अधिक होने पर तरंग का निर्माण होता है। पवन का वेग, उसके प्रवाहित होने की अवधि तथा सागर के जलीय धरातल का विस्तार महासागरीय तरंगों की ऊंचाई को प्रभावित करता है, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। 136 का 1, 2, 3 डी यहाँ से सही आंसर होगा। 137 नंबर है, अभिकथन है कारण। प्रदीपी पृथ्वी की पपड़ी का एक स्थिर खंड होता है। 137 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, कैम्ब्रियन काल में इसमें कोई बड़ा वलन नहीं हुआ है, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। उपद्वीपीय खंड की कठोरता और कैम्ब्रियन काल की बात पर्वत निर्माणकर्ताओं की शक्तिशाली अनुपस्थिति और ये प्रायद्वीप की पृथ्वी की पपड़ी का सबसे स्थिर खंड बनाती हैं। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से क्या होगा, सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर है, सही यहाँ पर सम्मिलित कौन सा नहीं है इनमें से, सर्वोच्च चोटी और पर्वत श्रृंखला के हिसाब से सम्मिलित नहीं है, आंसर हो जाएगा जगरुस पर्वत द्युम्बंद, है ना, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर माउंट दमाबंद एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जगरोस का नहीं होगा। 139, भारत की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी। 139 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का सही आंसर यहाँ से बी नंदा देवी इसका करेक्ट आंसर है। नंदा देवी 7816 मीटर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और नंदा देवी पर्वत शिखर वृहद हिमालय अथवा कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है, बी करेक्ट आंसर है। 140 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 140 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। तीसरा, भारत के उष्णकटिबंधीय व शुष्क क्षेत्रों में मुख्य रूप से मोटे अनाज की कृषि की जाती है। तीनों बातें सही है, 40 का आंसर बी। 41, बिहार के किन जिलों में पाषाणकालीन शैल चित्रकला के साक्ष्य पाए गए थे। 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो कैमूर बिहार में पाषाणकालीन शैल चित्रों का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, कैमूर हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपका यहाँ से मुंगेर और नवादा, ये सभी होंगे, एक से अधिक डी करेक्ट होगा आंसर। 42, मुगल सम्राट अकबर के बिहार विजय के संबंध में विचार करना है। कथन 1,
मुगल सम्राट अकबर ने 1574 में स्वयं पटना जाकर हाजीपुर दुर्ग विजय प्राप्त की थी। 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, सम्राट अकबर ने राजमहल के युद्ध 1576 में उसके बाद बिहार को औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, मुगल सम्राट अकबर ने 1578 में बिहार को एक स्वतंत्र सूबा का दर्जा दिया गया था। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर 1 2 सिर्फ यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 143, पटना में भावी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सबसे प्रमुख नेता कौन थे? 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थे मौलवी विलायत अली, है ना, इसका आंसर होगा। इस आंदोलन के बिहार को अग्रणी रूप में फैलाया था इन्होंने। क्वेश्चन 144 है, दक्षिण बिहार की नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा? 44 का आंसर हो जाएगा पुनपुन, फल्गु, सकरी, क्यूल, इसका आंसर है। 45 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। बिहार के अधिनियम और यहाँ पर इसके वर्ष कौन कौन से में। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 145, ये हो जाएगा आपका 1 का 4 2006। बिहार लोक सेवा आयोग का अधिकार अधिनियम, ये हो जाएगा B का 1। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, ये हो जाएगा C का 2 2015। बिहार महानिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016। करेक्ट आंसर 145 का B। 146 नंबर है, बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में विचार करना है। कथन 1, कथन 2। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत BPL परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर अंत्येष्टि के लिए बिहार सरकार द्वारा 2000 की राशि दी जाती है। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 46 का जो होगा ये गलत होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 3000 की राशि दी जाती है, 2000 की नहीं। मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत वर्तमान पात्र विवाहितों के जोड़े को प्रोत्साहन की राशि के रूप में 1 लाख रुपए कैश प्रदान किए जाएंगे। गलत है। कितना? ये नियम के अनुसार राशि की सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट के रूप में दी जाती है, ताकि लॉक इन अवधि में आमतौर पर 3 वर्ष होगी इसकी अवधि, और हालांकि 1 लाख रुपए ही है, लेकिन ये नकद नहीं दी जाएगी। ठीक है, दोनों बातें गलत है। डी यहाँ से आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। 146 का आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 147। है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं इनके मूल स्थापत्य वर्ष और इसके संस्थान कौन कौन से हैं। 47 में पहली बात है, देखो पहला इसमें NIT पटना 2004, पटना विश्वविद्यालय B का 4 1917, पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा C का 1, और PAMCH पटना, ये हो जाएगा D का 2। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 147 का A करेक्ट है। 148 नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर 4,31,372 करोड़ अनुमानित है। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, कितना अनुमानित है? ये अनुमानित है करीब 9,91,000 करोड़। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, स्थिर कीमतों पर बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 13.1 दर्ज की गई है। ये बात गलत है, क्योंकि 8.6 दर्ज की गई है। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? 148 का डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 149 नंबर है, बिहार बजट 26-27 के संबंध में विचार करना है। वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बिहार का कुल बजट आकार 3,37,589.76 करोड़ निर्धारित किया गया है। 149 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बजट था सबसे बड़ा 3,47,589। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये बजट मुख्य रूप से 7 निश्चय 3 की योजना कार्य योजना है, उसके यहाँ पर विजन पर आधारित होगी। ये बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 150। इसमें बोला है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध बंसी मेला या बंसी मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर बांका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बांका करेक्ट आंसर होगा इसका। इस टाइप से हम लोग ने जो टेस्ट है, ये आपका ज्ञान बिंदु का टेस्ट यहाँ पर फुल लेंथ दूसरा पेपर खत्म हो गया। ठीक है, और हम लोग कल करेंगे इसका तीसरा पेपर या कोई और पेपर डिस्कस करेंगे।
तो आप क्या करोगे, रोज़ यहाँ पर हम लोग करीब 200 प्लस क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या करना है, इन सबके टॉपिकों को कवर करते जाना है, क्वेश्चन करते जाओ साथ में, इन सबके टॉपिक को कवर करते हो, क्योंकि आपका एग्जाम का 1 मंथ अब बचा हुआ है पूरा, ठीक है। और अच्छे से जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं अच्छे से सॉल्व करो, एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ते जाओ, जो आपको समझ नहीं आती है बुक उठाओ वहाँ से इसको रिवीजन करो, ठीक है।